बात आज के चैनल के कार्यक्रम उम्मीदवार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। जैसा आपको मालूम है कि इस कार्यक्रम के अंदर हम नए से नए उम्मीदवारों को आपके सामने लाते रहे। मुझे अफसोस है, ये कहते हुए मुझे अफसोस है कि आज तक हमने कांग्रेस के, भारतीय जनता पार्टी के और दूसरी पार्टियों के निर्दलीय हर उम्मीदवार को आपके सामने प्रस्तुत किया, लेकिन मुझसे यह गलती हुई कि आप पार्टी मुझसे चूक गई और उस गलती को सुधार करते हुए आज मैंने रमेश टेलानी, जो अजमेर उत्तर से भारतीय जनता पार्टी अपने आप पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनको आमंत्रित किया और उनसे चाहा कि उन पर बात की जाए। यहाँ दो बातें मैं आपसे करना चाहूँगा। इससे पहले कि मैं उनका स्वागत करूँ, उनका अभिनंदन करूँ, मैं ये कहना चाहूँगा दोस्तों कि रमेश टेलानी राजनीति का कोई नया फूल हो सकता है, राजनीति की नई खुशबू हो सकती है, राजनीति का नया नाम हो सकता है। और अजमेर की राजनीति के लिए तो ये एक ऐसा कोपल हो सकती है जो अभी फूट रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये कोपल छोटी मोटी कोपल नहीं, छोटे मोटे फूल का पेड़ नहीं। ये कोपल है ऐसी जिसने हर क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में रमेश टेलानी अपनी उम्र से 50 साल हमेशा आगे रहे। और मेरी खुशनसीबी यह है कि मैं आज ये मेरे पास बैठे हैं, मेरे छोटे भाई जैसे हैं। मैं इनको कभी भी राजनेता के रूप में नहीं मानता, कभी भी कोई व्यापार बिल्डर, कोई इंटेलेक्चुअल नहीं मानता। मैं इन्हें मानता हूँ साहित्यकार मित्र। आपको बता दूं कि इनके 3-4 उपन्यास इंग्लिश के अंदर 300-400 पृष्ठ के आए और ये बेस्ट बुक सेलर के अंदर इनके उपन्यास शामिल हुए। तो आपका अब मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि मैंने असली परिचय जो मेरा था वो ये था, आप साहित्यकार हैं और एक इंटेलेक्चुअल हैं। अब इंटेलेक्चुअल कैसे हैं इस बारे में मैं जानकारी दे दूं कि जैसे आईआईटी इंजीनियरिंग के क्षेत्र के अंदर सबसे बड़ा वो होता है, आईआईटीएंस है, बहुत बड़ी चीज़ होती है। ऐसे मैनेजमेंट के क्षेत्र में अगर इंडिया के अंदर कोई चीज़ है तो वो कहलाती है आईआईएम। तो आप आईआईएम किए हुए हैं, दुबई के अंदर पहले काम करते थे, बैंकों के अंदर सबसे छोटी उम्र के मैनेजर रहे इंटरनेशनल बैंक्स के अंदर, और फिर वो यहाँ आए और उन्होंने एक सबसे बड़ा जो नाम उन्होंने कमाया बहुत थोड़े क्षेत्र के अंदर, बहुत थोड़े समय में। मैं समझता हूँ मुश्किल से 7-8 साल का समय इनके आए हुए हुआ है। उन्होंने आने के बाद में एक इंटीग्रिटी होती है बिल्डर की, जिम्मेदारी होती है बिल्डर की, एक नाम होता है, एक साख होती है कि अगर फलाने आदमी की बिल्डिंग से जुड़ी हुई हम कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो निश्चित रूप से सोलाने बिल्कुल ईमानदार हमारा सौदा होगा। और ये ईमानदार अगर सौदा किसी ने किया तो रमेश टेलानी ने किया। इन्होंने काफ़ी यहाँ पर अजमेर के अंदर बहुत सारे ऐसे वो हैं, बिल्डिंग्स हैं, इमारतें हैं जो इन्होंने बनाई और उसके अंदर फ्लैट्स वगैरह इन्होंने वितरित किए। लेकिन ये इनका एक परिचय, इनके चरित्र का परिचय है। अब इनके चरित्र के परिचय के साथ अगर राजनीति में कैसे आ गए, अब आप पार्टी ने इनको क्यों शामिल किया, ये आप पार्टी का अंदरूनी मामला है। लेकिन दोस्तों, मैं ये गर्व के साथ कह सकता हूँ कि अगर आम पार्टी ने ऐसे आदमी को अपने से जोड़ा है तो ये उनका सौभाग्य है, ना कि इनका। यह अजमेर की राजनीति के अंदर एक नया प्रादुर्भाव हुआ है कि किसी अच्छे चेहरे को, किसी अच्छे शख्स को राजनीति में लाया जा रहा है। यही अगर चेहरा किसी दूसरी पार्टी में, जो लोकप्रिय पार्टियां कथित पहले से चलती आ रही परंपरावादी पार्टियां हैं, कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है और दूसरी पार्टियों में, अगर ये चेहरा उनमें होता तो निश्चित रूप से उन पार्टियों का उद्धार हो चुका होता। लेकिन ठीक है, आप पार्टी को ही ये फैसला करना था, इन्हें लेना था। अब आप कहेंगे कि आप ही बोले जाओगे क्या, इनको भी बोलने दो थोड़ा। तो भाई रमेश जी, आपका स्वागत। और मैं आप सबसे पहले कहूँगा, आप राजनीति में आने की क्यों जमी, और आपकी पृष्ठभूमि राजनीति की नहीं है तो राजनीति में क्यों आए? सबसे पहले तो सुरेंद्र जी, मैं आपका बहुत बहुत थैंक यू कहूँगा कि आप मेरे सम्मान करता हूँ साहित्य में और आपके सारे ब्लॉग्स पढ़ता हूँ। और लिटरली आज मेरा सौभाग्य है कि मैं आज आपके सामने हॉट सीट पे बैठा हूँ, तो इसके लिए थैंक यू। आपने मुझे वो मौका दिया कुछ कहने का। जैसा कि आपने पूछा राजनीति का क्यों आया, तो उससे पहले 2-4 मिनट लूँगा मैं अपनी जर्नी बताने के लिए। जी जी हाँ, बहुत ज़रूरी है। मेरा जन्म नसीराबाद में हुआ और काफ़ी गरीब परिवार में हुआ। मैं 13 साल की उम्र से काम कर रहा हूँ। 2 रुपये रोज़ पे नौकरी करता था, आधा दिन पढ़ाई करता था, आधा दिन नौकरी करता था। लेकिन बचपन से पढ़ने का बड़ा शौक़ लग गया कि मालूम पड़ गया जितना ज़्यादा ज्ञान होगा उतना ज़्यादा आगे बढ़ोगे। तो पढ़ता था आधा दिन काम करता था। ऐसे आधा दिन काम करते, पढ़ाई करते हुए मैंने एमबीए किया। एमबीए करते मेरे बैंक में जॉब लगी और काफ़ी कम समय में मैं ब्रांच मैनेजर, एचडीएफसी बैंक में ब्रांच मैनेजर रहा
उसके बाद मैं डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर की सब्सिडरी में था और उसके बाद दुबई में भी काम किया। दुबई में मेरा आखिरी जॉब था, भारत में एक बैंक खोलने का था जहाँ काफ़ी 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था, मैं मैनेज कर रहा था। पर कुछ पारिवारिक और पर्सनल वजहों से मुझे वहाँ जॉब छोड़ना पड़ा और मुझे वापस यहाँ आना पड़ा। उसके बाद मैंने लगभग 3 महीने आध्यात्म में बिताए। मैं श्री श्री रविशंकर के आश्रम में गया, विपासना भी किया, सदगुरु आश्रम में गया, ओशो के आश्रम में भी रहा पुणे में। तो वहाँ मुझे अनुभव के मालूम पड़ा कि जब तक जीवन में सुख नहीं हो तो ये संपत्ति किसी काम की नहीं होती, पैसा किसी काम का नहीं होता। तो इसी कंसेप्ट पे मैंने काम किया। फिर मैंने सोचा कि मुझे अपने अनुभव को और इस ज्ञान को किस तरह कोशिश करूँ कि मानवता, समाज और देश के लिए मैं कोई योगदान दे सकूँ, कुछ भलाई के लिए काम कर सकूँ। फिर मैंने सर्वे किया तो रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर नज़र आया कि जहाँ पे इंटीग्रिटी, इथिक्स की बहुत कमी थी, जहाँ पे एक आदमी ब्रोकर से, बिल्डर से आराम से विश्वास नहीं करता था, क्योंकि इस क्षेत्र पैसा बहुत है, ब्लैक मनी बहुत है, बेईमानी बहुत है, विश्वास करो सबसे महंगी चीज़ होती है और लोगों के इमोशन बड़े जुड़े होते हैं, डर भी होता है और लालच भी होता है। तो इसके अलावा मैंने देखा बैंकों में लोग करोड़ों रुपए विश्वास पे डाल जाते हैं और एक ब्रोकर को, बिल्डर को 1000 रुपये देने से पहले आदमी 1000 रुपये सोचता है। बिल्कुल सही बात है। तो ऐसी क्या वजह है? तो मालूम पड़ा वो सिस्टम नहीं है। तो मुझे करना क्या था, मैंने रियल एस्टेट की कमियां ढूंढी, उसमें बैंकिंग का सिस्टम जोड़ा, थोड़ा इंटीग्रिटी, ईमानदारी, ट्रांसपेरेंसी जोड़ी और काम शुरू किया। शुरुआत में बड़ा संघर्ष रहा, लेकिन धीरे धीरे लोगों को मालूम पड़ने लगी कि सच्चाई क्या है और उसका सुख संपत्ति नाम की मेरी कंपनी चलने लगी। आज मुझे गर्व होता है कि सुख संपत्ति अजमेर की लीडिंग कंपनी है और हमने हज़ारों लोगों को घर दिलाने में कोशिश की है, मदद की है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में हम काम करते हैं। जब अजमेर में काम करते थे तो जब इन्वेस्टर्स की बात होती थी बाहर के, इवन अजमेर में सबसे ज़्यादा जैसे सिंधी कम्युनिटी है उसमें हर घर में एक NRI है, वो बाहर से यहाँ इन्वेस्ट करने आधे से कम लोग इन्वेस्ट करते हैं। मैंने उनसे पूछा क्यों, तो उन्होंने कहा अजमेर का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सही नहीं है। बाद में एक मैंने सर्वे भी देखा, पिछले साल अजमेर में 34 लाख पर्यटक आए, जो कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा थे। दूसरे नंबर पे जयपुर था 10 लाख और उदयपुर तीसरे नंबर 9 लाख, यानी दूसरे तीसरे बीच का गैप 10 लाख और 34 लाख। तो जब अजमेर में पर्यटक आ रहे हैं तो अजमेर का इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होना चाहिए। तो मैंने देखा कि अजमेर में जो पिछले 20 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है वो उतना नहीं होना चाहिए जितना हुआ। पिछले 1 साल में मैं इंदौर भी कोयम्बटूर गया, भुवनेश्वर गया था, गोवा गया था, दिल्ली गया था, ये 5-6 शहर घुमा था। तो वहाँ मैंने देखा कि डेवलपमेंट अच्छा है। पिछले काफ़ी मुझे लग रहा था खूबसूरत शहर है। कोयम्बटूर और भुवनेश्वर की बात करें तो अजमेर के बराबर जनसंख्या है, 10-12 लाख की जनसंख्या, वो इतना डेवलप हो सकता है, अजमेर क्यों नहीं? फिर मैंने यहाँ सर्वे किया तो मालूम पड़ा कि मतलब है। अब मैं किसी को यहाँ किसी को आलोचना करने नहीं आया हूँ, मैं करना चाहता हूँ। मुझे लगा कि जो पैसा 100 से 150 करोड़ रुपये पिछले हृदय योजना में, समृद्धि स्मार्ट सिटी में आया है या विधायक फंड में आया, अगर उसको पूरा ढंग से फंड मैनेजमेंट हो जाता तो एक अच्छा डेवलपमेंट हो सकता था। आज लोग ही बताते हैं मुझे कि पानी की प्रॉब्लम है, सड़कों की प्रॉब्लम है, हेल्थ के हॉस्पिटल की प्रॉब्लम है, एजुकेशन प्रॉब्लम है। फिर मैंने देखा दिल्ली में लोग कहते रहे आम आदमी अच्छा कर रही है। तो मैंने ऐसे यकीन नहीं किया, क्योंकि सोशल मीडिया पे दोनों तरह बातें चलती है। आरोप भी लगते हैं केजरीवाल जी के ऊपर, कई लोग मोदी जी पे आरोप लगाते हैं, कई राहुल गांधी पे लगाते हैं। तो फिर मैं देख रहा सोशल मीडिया पे दोनों तरह की बातें चलती है, अच्छी बातें बुरी बातें भी। बेहतर क्या होगा वहीं जाके पता लगाओ। मैंने दिल्ली में मेरे 40-50 परिचित थे, उनको कॉल किया, 90% लोगों ने मुझे पॉजिटिव फीडबैक दिया। ओके। उन्होंने कहा सही में यहाँ काम किया केजरीवाल जी ने, और इन पे जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो उनको लगता है गलत है। देखिए वो तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा जो भी मामले हैं, पर लोगों ने मुझे पॉजिटिव फीडबैक दिया, उन लोगों ने जो मेरे परिचित थे, मेरे क्लाइंट थे। फिर मुझे लगा कि यार अगर ऐसा कुछ करना है, आज अगर मैं अकेले, मैंने पिछले 1-2 साल से कोशिश की थी अजमेर में कलेक्टर से मिलने की, कमिश्नर से मिलने की, शहर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ कोशिश की थी, पर मुझे लगा कि जब तक मेरे पास मतलब पावर नहीं है या मेरे साथ संगठन नहीं है या मेरे पीछे लोग नहीं है, मेरी बात नहीं सुनी जाएगी। फिर मुझे लगा, मैं कनेक्ट कर रहा था केजरीवाल जी से, उन्होंने पिछले साल जब पंजाब में जीत की थी तो मालूम पड़ा कि लोग कनेक्ट कर रहे हैं, पहले दिल्ली फिर पंजाब। तो मुझे लगा कि यहाँ ऐसे लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते हैं, सिर्फ विकास की बात कर रहे हैं, धर्म की बात नहीं करते, जाति की बात नहीं करते। तो मुझे कनेक्शन फील हुआ, इसलिए मैं आम आदमी से जुड़ा, मुझसे मिले, आम आदमी के बड़े कार्यकर्ता मिले। उन्होंने मुझे कहा आप जैसे लोग जुड़ने चाहिए, अगर आप जैसे लोग जुड़ेंगे तो बेहतरी होगी। तो मुझे लगा एक मौका है, सुख संपत्ति, व्यक्ति के सुख संपत्ति के लिए काम कर लिया, अब समाज की सुख संपत्ति में अब वक्त आ गया है कोई योगदान दें। एक मैनेजमेंट हमने पढ़ा था, मास्लो की थ्योरी होती है,
एक पांचवी नीड होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। एक लेवल पे आदमी आता है, वो सोचता है कि मैंने क्या किया, अब मैं इस पृथ्वी पे आया हूँ, इस समाज ने मुझे इतना सब किया, आज ये बोतल है मैंने नहीं बनाई, ये कंप्यूटर मैंने नहीं बनाया, ये इतनी चीज़ें हज़ारों लाखों चीज़ें हमने नहीं बनाई, ये किसने बनाई, हमारे समाज में हमारे पूर्वजों ने। तो हमारी जिम्मेदारी है हम भी कुछ दे के जाए ताकि हम पे जो कर्जा है वो उतर सके। तो इसी पर्पज से है कि मैं कुछ विकास में कर सकता हूँ, क्योंकि मैं रियल इस्टेट में हूँ तो डेवलपमेंट को समझता हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर समझता ही हूँ। हमने काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट डेवलप किए हैं। हम कोशिश करते हैं, हम सर्वे करते रहते हैं क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। अगर पानी की प्रॉब्लम आ रही है तो हम कोशिश करते हैं हमारे फ्लैटों में 24 घंटे पानी हो। अब किसी को लटकती तारें अच्छी लगती है तो हम अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन देते हैं। लगता है सड़कें खराब होती है तो सीसी रोड बनाता है विद इंटरलिंक पेवर ब्लॉक्स। लगता है सीवरेज की प्रॉब्लम है तो इंटर सीवरेज लाइन, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाते हैं। तो हमने जब प्रोजेक्ट्स में ऐसा कर सकते तो शहर में क्यों नहीं कर सकते। जब मैंने देखा ज़्यादा कॉस्ट का फ़र्क नहीं है, हम उसको बस ढंग से मैनेज कर लें, क्योंकि थोड़ा है सिस्टम में जो मुझे, हालांकि मैं इतना गहराई में नहीं गया, पर मुझे लगा सिस्टम में बदलाव संभव है। एक कोशिश करते हैं, हो सकता है जनता को लगे कि धर्म जाति दल के मुद्दों से हटके कोई विकास की बात कर रहा है, हो सकता है लोग समर्थन दे। मुझे काफ़ी पिछले एक महीना जब मैंने निर्णय लिया कि मुझे भी एक कोशिश करनी चाहिए, मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। हाँ, अब ये सवाल यहीं से होता है, सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि आपका जो अनुभव है वो राजनीति का अनुभव नहीं है, आपका अनुभव विकास का अनुभव है। आपने विकास किया है, विकास की लंबी यात्रा आपने तय की है, कोई दिक्कत नहीं है, आपके अनुभव है। लेकिन राजनीति गुंडों का खेल है, स्टंडल्स, पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ स्टंडल्स। तो ऐसी स्थिति के अंदर आप उन लोगों से मुकाबला करेंगे अजमेर के अंदर, और जो खास तौर से जब आप वोट मांगने के लिए जाएंगे तो इतने सोफिस्टिकेटेड मतदाता हैं नहीं। वो शराब पीने के लिए वोट देते हैं, वो नोटों की गड्डी लेने के लिए वोट देते हैं, वो जाति के आधारों पर वोट देते हैं। तो वो वोट देने का उनका एक सिस्टम जो आज़ादी के बाद विकसित हुआ है, उसको तोड़कर एक आदमी ये कहे कि यार आप मुझे दो, क्यों दें आपको? आप मुझे मत दीजिए, मैं नहीं मांगता वोट, पर आप उसे वोट दीजिए जो आपके लिए काम कर सकता है, विकास के लिए कर सकता है। अगर कोई शराब के लिए वोट दे रहा है या कुछ नोटों के लिए वोट दे रहा है, तो भाई जो वोट दे, जो शराब दे रहा है या पैसे दे रहा है, वो अपनी जेब से नहीं दे रहा है, वो आपके कहीं ना कहीं से लेगा। आज कोई भी जनप्रतिनिधि हो, उनकी सैलरी कितनी होती है? जितनी सैलरी होती है उनकी 5 साल की, उससे ज़्यादा तो चुनाव में खर्चा ही कर लेते हैं। जी बिल्कुल तय है। तो कहाँ से लाता है सर वो पैसा, कहाँ से आएगा? वो निवेश करेगा। आज मैं व्यक्तिगत कैंपेनिंग कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा खर्च नहीं कर रहा हूँ, हालांकि मैं सक्षम हूँ, पर मुझे लगा अगर मैंने सिर्फ चुनाव जीतने के लिए खर्चा किया तो मेरे मन में हमेशा रहेगा इतना तो मैंने इन्वेस्टमेंट किया, मुझे रिटर्न चाहिए। अगर मैंने किसी स्पॉन्सरशिप ले ली तो मैं कहूँगा यार अगर उसने मुझे मदद की तो मुझे उसकी मदद करनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो इनडायरेक्ट मुझे करप्शन जाना पड़ेगा। मैं करप्शन के अगेंस्ट ही खड़ा हुआ हूँ। अगर मैं ही करप्शन करूंगा फिर औरों में मुझे फ़र्क क्या रहा? तो आप ये सोचते हैं कि करप्शन, देखिए मैं आपके सुखद भविष्य की कामना करता हूँ, विश्वास है कि आज नहीं तो कल आपका मतलब आपको, आप जैसे ही लोग राजनीति में आएंगे, जब नफरत हो जाएगी ना लोग बागों के चेहरे की, ये वो फलाना चेहरा है, ये मैं मेरे चेहरे पर इलेक्शन लड़ो, मेरे चेहरे पर, लोगों को नफरत होती जा रही है। वो चेहरे देखना पसंद नहीं करते जिन चेहरों को दिखाकर वोट मांगे जाते हैं। बिल्कुल सही है, लेकिन जब तक आपका चेहरा बनेगा या जब तक आपके, अब क्या हो रहा है कि आपके आप पार्टी के जो केंद्रीय चेहरे हैं वो कभी सिसोदिया जी अंदर जा रहे हैं, कभी संजय सिंह जी अंदर जा रहे हैं, कभी कहा जा रहा है उनको कि यार या तो आप हमारी बात ये मान लो, नहीं तो केजरीवाल जी आप भी अंदर जाओगे। मतलब जो ये सोशल मीडिया नहीं कह रहा, मैं तो मीडिया कह रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और बाकी मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उन सब पर ये सब चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब आपका नेतृत्व खतरे में है, तब आप अजमेर के अंदर अपने आप को उम्मीदवार मान के किस तरीके जाते, कैसे हैं, क्या क्या कहते हैं आप जाकर? देखिए मैंने जैसे आपको पहले कहा, मैं लोगों को कहता हूं कि मीडिया के बजाय आप दिल्ली के लोगों को कॉल करें और पूछें कि आपको लगता है केजरीवाल जी दोषी है, मनीष सिसोदिया दोषी है। अगर दिल्ली में आप ज़्यादा नहीं 10 या 20 कॉल कीजिए और परसेंटेज देखिए, अगर 60-70% लोग भी कह दें गलत है तो आप गलत मानिए, आधे लोग भी कहते हैं गलत है तो गलत मानिए। मुझे तो 90% लोगों ने सही बोला कि वो गलत नहीं है, वो सही काम कर रहे हैं, उनके ऊपर राजनीति हो रही है। देखिए इस बारे में मैं इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि इंटरनल चीज़ें किसको पता है, अंदर की चीज़ें किसको पता है, वो तो भविष्य बताएगा। और रही बात जेल की, तो देखिए सर जेल में तो अमित शाह जी भी गए थे, जेल में तो लाल कृष्ण आडवाणी जी शायद वो भी राम मंदिर टाइम में गए थे, भगत सिंह भी गए थे, नेहरू भी गए थे, महात्मा गांधी भी गए थे। तो जो क्रांति के लिए जाता है सबसे पहले उसका मुकाबला सत्ता से होता है, सरकार से होता है। तो सरकार ऑफकोर्स वो अपना कोशिश करेगी। देखिए सत्ता का और उसका सरकार का तो चरित्र ये है कि मतलब कुछ लो और आगे बढ़ो, वो सब मैं समझ रहा हूँ। लेकिन अब एक नई बात होती है कि अब अजमेर में ये कहा जा रहा है कि त्रिकोणात्मक संघर्ष है,
एक देवनानी जी हैं एक तरफ महेंद्र सिंह रलावता हैं, एक तरफ ज्ञान सारस्वत हैं। इन तीनों को धुरी मानकर और इलेक्शन लड़े जा रहे हैं। अब आप क्या ये महसूस करते हैं कि त्रिकोणात्मक संघर्ष जो है वो चतुर्कोण हो सकता है? हो सकता है तो कैसे हो सकता है? देखिए जैसे वर्ल्ड कप चल रहा है, 12 टीमें, जब शुरू में होता है किसी को नहीं पता होता। कई बार नीदरलैंड ने भी अफगानिस्तान ने भी बड़ी बड़ी टीमों को हराया है। तो ये क्रिकेट है। और रही बात, कोई एक जीतेगा, 12 लोग हैं, कोई एक जीतेगा, जनता जैसे जाएगी वो जीतेगा। मेरा फ़र्ज़ है, या मुझे लगता है कि मुझे कोशिश करनी चाहिए, मेरी बात लोगों तक पहुंचानी चाहिए। और मैंने कहा मैं नेता टाइप आदमी हूँ भी नहीं ना, मैं राजनीति का मुझे कोई आता है, मैं तो शिशु हूँ। मैं विकास नीति की बात करना चाहता हूँ, मैं राजनीति की बात ही नहीं करना चाहता। मैं राजनीति करने आया ही नहीं हूँ ना, मुझे राजनीति करनी है। अगर किसी को लगता है राजनीति के लिए आया हूँ तो प्लीज़, मैं राजनीति के लिए नहीं आया हूँ। मैं चाहता हूँ अजमेर का विकास हो, उसके लिए मैं जो योगदान दे सकूँ। मैंने पहले कोशिश की, मुझे किसी ने कहा जब तक आप सिस्टम में नहीं जाओगे सिस्टम को आप नहीं कर सकते। अगर आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो सिस्टम में करो, जैसा कि अरविंद केजरीवाल जी के साथ हुआ था। अरविंद केजरीवाल जी कई वीडियो चलाए जाते हैं कि मैं राजनीति में नहीं आऊँगा, फिर बताते देखो आ गया। लेकिन उनको बीच के क्यों आए वो तो जानिए। अरविंद केजरीवाल जब अन्ना हजारे साथ आंदोलन कर रहे थे, उन्होंने क्लियर कहा था मैं राजनीति में नहीं आऊँगा, राजनीति गलत है। जब उन्होंने कांग्रेस को समर्थन दिया था लोकपाल नहीं हुआ, तो मालूम पड़ा जब तक वो खुद सिस्टम में नहीं आएंगे वो चेंज नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि मैं करूँगा, और ऐसा ही मैंने निर्णय लिया है। मुझे लगता है कि मैं कोशिश कर सकता हूँ। बाकी रही जनता जनार्दन जिंदाबाद, वो जो डिसीजन ले। और रही बात त्रिकोणात्मक कह रहा है, क्योंकि मैं नॉर्मली इतना मीडिया में नहीं जाता हूँ। मैंने सोचा कि अगर मैं भी वही करूंगा जो और लोग करते आए तो फिर मुझे में उनमें फ़र्क क्या रहेगा जी। मैंने कोशिश की उन लोगों तक पहुंचने की जो कच्ची बस्तियों में, झुग्गी झोपड़ियों में जो आम लोग हैं, जो आम वोटर हैं, जिनकी समस्या है, मैं उनसे मिल रहा हूँ और मुझे वहाँ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। यानी 90% तक लोगों ने कहा है कि हम आपका समर्थन करेंगे। अब दूसरी बात, मेरे फ्रेंड सर्कल इतना, मैं पहले 12 साल से काम कर रहा हूँ अजमेर में, सब लोगों ने कहा रमेश जी हम आपके साथ हैं, हम चाहते हैं ऐसा लोग आए, पर हम खुले में आपका समर्थन नहीं कर सकते, क्योंकि हम जैसे समर्थन करेंगे हमें ट्रोल करने आ जाते हैं, लोग परेशान करने आ जाते हैं, ये करने आ जाते हैं। तो बेटर है हम आपका समर्थन करेंगे, आप बेफिक्र रहिए, अंडर करंट है। और रही बात सर, जब तक रिजल्ट नहीं आता, और रही बात दिल्ली में और पंजाब में क्या हुआ था, किसी को लग रहा था? हुआ ही है ना। गुजरात में 6 सीटें जीती है ना, गोवा में जीती है, तीसरी नेशनल पार्टी बनी है ना। तो सर बीजेपी किसी टाइम 2 सीटों पे थी, बिल्कुल। किसी टाइम कांग्रेस भी सबसे बड़ी पार्टी थी जी। तो वक्त कब बदलता है, कभी बदल सकता है वक्त। तो निश्चित रूप से दोस्तों वक्त बदल सकता है, वक्त को बदलना है, वक्त को बदलना पड़ेगा। और ख़ास तौर से उन लोगों के लिए वक्त को बदलना पड़ेगा, वक्त को स्वागत द्वार खोलने पड़ेंगे जिन लोगों के लिए ये कहा जाता है कि वो चरित्र के लोग हैं, चेहरे के लोग नहीं हैं। तो अगर हमारे साथ रमेश टेलानी जैसे दोस्त हैं, हमारे साथ ऐसे उम्मीदवार हैं, और आप पार्टी अगर ऐसे व्यक्तियों को सामने ला रही है, तो आपका नैतिक दायित्व बनता है कि आप इन लोगों को, ऐसे व्यक्ति को समर्थन दें। और मैं तो ये चाहूँगा, मैं मेरी तरफ से अपील करता हूँ कि आप ऐसे ही व्यक्ति को दें, चाहे किसी को भी दें, किसी भी पार्टी को दें, लेकिन किसी चरित्रवान व्यक्ति को दें। आपका वोट पिछले आज़ादी के बाद जिस तरीके से इस्तेमाल होता रहा, कचरे में, डिब्बों में मिलता रहा, वो वापस कचरे में ना चला जाए, इस बात का ध्यान रखें। और मैं एक बार आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आप फिर चुनाव जीतें और हम आपका एक विधायक के रूप में वो इंटरव्यू लें। आज आप पधारे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू।